This call is now being recorded. सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है चर एवं स्थिर कारक का फलादेश में उपयोग कैसे करते हैं। हालांकि कारक ग्रहों का कारकत्व का निर्धारण 4 प्रकार से होता है। एक यहाँ पर जो आपने देखा, यह चर कारक जैमिनी ज्योतिष में इसका उपयोग किया जाता है। स्थिर कारक या प्राकृतिक कारक कहिए या नैसर्गिक कारक कहिए, वह वैदिक ज्योतिष में इसका उपयोग अधिक होता है। साथ में 2 और कारकत्व होता है, वह होता है भाव कारक। अलग अलग भावों के लिए अलग अलग ग्रहों का कारकत्व होता है। एवं चौथा जो होता है क्रियात्मक कारक होता है। हम सब आज की कक्षा में इन्हीं कारकत्वों को आधार मानकर कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। ग्रहों का जो प्राकृतिक कारकत्व है वह हमेशा एक जैसे ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। नैसर्गिक कारकत्व हमेशा एक समान रहते हैं। जैसे सूर्यदेव पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, तो यह हमेशा पिता के ही कारक रहेंगे, आत्मा के ही कारक रहेंगे। चंद्रमा माता का कारक है तो माता का ही कारक है, नहीं बदल रहे। मंगल देव पराक्रम एवं सहोदर छोटे भाइयों का कारक है, तो हमेशा यही छोटे सहोदरों का ही, मतलब भाई बहनों का कारक है। बुध देव ज्ञान के कारक हैं, गणित के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, वही रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान एवं संतान के कारक हैं। शुक्रदेव पुरुषों के लिए पत्नी का कारक है, सुख का कारक है। वहीं देव गुरु बृहस्पति महिलाओं के लिए पति का भी कारक है, जो कभी नहीं बदलते। शनि देव दुखों के कारक हैं एवं कर्म के भी कारक हैं, जो कभी नहीं बदल सकते। यह इसे कहते हैं प्राकृतिक कारकत्व या नैसर्गिक कारकत्व या स्थिर कारक। अब यहाँ पर जो चर कारक है, यह लग्न कुंडली के अनुसार ग्रहों के अंशात्मक मान के अनुसार बदलता रहता है। हम लोग आने वाले कुछ कक्षाओं में, 2-4 कक्षाओं में, 5 कक्षा हो, 7 कक्षा हो, जहां तक हो, हम लोग प्रारंभिक स्तर की जैमिनी ज्योतिष की बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही फिर उसके बाद में हम लोग पुनः वैदिक ज्योतिष के बारे में, जहां तक हम लोगों के पास में ज्ञान एवं अनुभव है, उस पर हम लोग आधारित चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह क्रियात्मक कारक को समझना बहुत ही आसान है। यह कोई बड़ी विषय वस्तु नहीं है। यह 1-2 वाक्यों की बात है। इसे हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, इसे हम लोगों को समझ लेना चाहिए। इसको समझने के लिए, क्रियात्मक कारक के लिए हम सबों को किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि को समझना होता है, याद रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। प्रतिदिन कक्षा में हम लोग यही ग्रहों के स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि वाली यह जो सारणी है और शत्रु राशि वाली जो सारणी है, प्रतिदिन हम लोग कक्षा में इसी सारणी का उपयोग करते हैं, ताकि प्रतिदिन देखते देखते हम लोगों को याद हो सके। तो क्रियात्मक कारक ग्रहों की बात की जाए, यदि सूर्य की लिया जाए, तो सूर्य का इस कुंडली में क्रियात्मक कारक क्या है, तो सूर्य देव का मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे पहले कौन है, तो सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि 5 नंबर की राशि है। यह किस भाव में पड़ा हुआ है,
तो 5 नंबर की जो राशि है यहाँ पर नवम भाव में पड़ा हुआ है। नवम भाव धर्म का होता है, नवम भाव नवम भाव गुरुजनों का होता है, नवम भाव हमारे ईश्वर के प्रति आस्था का होता है। तो यहाँ के यह कारकत्वों का यह गुण ज्यादा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ का भी इनका कारकत्व हो गया, जवाब नहीं होगा। यदि चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा कहाँ, चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि 2 नंबर की राशि है। अब 2 नंबर की राशि कुंडली के 6ठे भाव में है। अब चंद्रमा चाहे कुंडली में कहीं भी हो, अपने 2 नंबर की राशि का क्रियात्मक कारक वह निभाएंगे ही निभाएंगे। यदि बात शत्रुता की है, आप लोग अपने अपनी कुंडली पर देख सकते हैं। यदि आपको कुंडली के 6ठे भाव में अगर 2 नंबर की राशि है तो आप शत्रु से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, प्रेम पूर्वक बात करना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक किसी भी मसला का सुझाव का समाधान कर लेना चाहते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ममता का कारक है, सौम्य ग्रह है। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि 2 नंबर की राशि कहाँ पर है। कोई भी एक सदस्य बोले कि उनकी 2 नंबर की राशि कुंडली में किस भाव में है, फिर हम कुछ बताते हैं, फिर आप लोग उसमें फोर्थ भाव में। हाँ जी, सुरेश विश्वकर्मा जी, आप बोले। 8वें भाव में। 8वें भाव में किसी ने कहा, 8वें भाव में किसी ने 10वें भाव में भी कहा, किसी ने 4थे भाव में भी कहा। हम तीनों भाव पर चर्चा कर लेते हैं। जिसका 2 नंबर की राशि जिसके कुंडली में 4थे भाव में है, अब चंद्रमा चाहे कुंडली में कहीं भी है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा का मूल उद्देश्य क्या है? चंद्रमा ममता प्रधान ग्रह है, चंद्रमा उदारवादी है, चंद्रमा भावनात्मक ग्रह है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली के 4थे भाव में 2 नंबर की राशि है, 4था भाव घर का होता है। घर के अंदर में जितने व्यक्ति रहते हैं उनके साथ में लगाव उस व्यक्ति का अच्छा होगा, सभी को अपना जैसे समझने का प्रयास करते होंगे, सभी के साथ में भावनात्मक लगाव से जुड़े हुए रहना चाहते होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचाना चाहते होंगे। अगर 10म भाव में किसी जिस व्यक्ति के कुंडली में बना हुआ है 2 नंबर की राशि, तो 10म भाव कार्य का है। भले चंद्रमा की वहां पर दृष्टि है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से जो बर्ताव करेगा या जो संपर्क होगा वह संवेदना युक्त होगा, भावना युक्त होगा, उदारवादी प्रकार का होगा, यानी क्रूरता देखने को नहीं मिल सकती। यानी कि चंद्रमा वहां के भी, जहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वहां के भी गुणों को भी प्रदर्शित कर देते हैं। अगर 8वें भाव में है, 8वें भाव से जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है उन पर यह लागू हो जाएगा। तो जिनका 4थे भाव एवं 10म भाव में 2 नंबर की राशि है, मैंने जो अभी चर्चा में जितनी बातें कही, क्या आपके जीवन पर यह प्रभावी होता है या नहीं होता है? जी गुरुजी, होता है। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो सकता है। मान लिया जाए कि जिसके यहाँ पर 2 नंबर की राशि हो, अगर शनि से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट, अगर मंगल से दृष्ट हो जाएगा तो थोड़ी मंगल का भी तो दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा उग्रता तो आ ही जाएगी, लेकिन उग्रता के साथ में संवेदना उसमें जरूर होगा। तो क्रियात्मक कारक आप लोग समझ गए? बिल्कुल गुरुजी, सही कहा। मंगल का प्रभाव है तो हल्का सा गुस्सा है, लेकिन भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं वो। अच्छा, दूसरी नंबर वाली बात, अगर चंद्रमा कहीं भी हो कुंडली में, अगर मान लिया जाए कि अब आप लोग देखें कि चंद्रमा शत्रु राशि चंद्रमा का कौन सा होता है, तो बुध की राशि होती है। बुध की राशि में यदि बुध देव की राशि में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो शत्रु हो जाते हैं। या चंद्रमा जिसके कुंडली में नीच के हो, खराब हो, चंद्रमा नीच के हो जाएं, या चंद्रमा राहु से युक्त हो जाएं, चंद्रमा नीच के हो या राहु से युक्त हो, इसका मतलब चंद्रमा खराब हो गया। ग्रह गण खराब कैसे होते हैं इस विषय वस्तु पर अभी कक्षा आयोजित नहीं हुई है, आने वाले समय में हम लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग जब चर्चा हो रही है तो जानते चले ताकि आगे की कक्षा में और आसानी हो सके। तो क्या अब यहाँ पर देखा जाए कि यदि चंद्रमा खराब है तो 2 नंबर की राशि कुंडली में कहीं भी हो, जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित फलों में नुकसान होगा। अब आप सबों की कुंडली में यदि चंद्रमा किसी की कुंडली में खराब हो, राहु से युक्त हो, ऐसा किसी की कुंडली में है? जी गुरुजी है। जी गुरुजी।
अच्छा, तो यदि चंद्रमा आपके कुंडली में है, और पारुल जी आप ही बोलिएगा, चंद्रमा यदि आपके कुंडली में खराब है, राहु से युक्त है या नीच राशि के हैं, नीच है या राहु से युक्त वगैरह है? गुरुजी राहु से युक्त है, 4 नंबर की राशि में राहु बैठा है 11वें भाव में। अच्छा, और वहीं पे चंद्रमा भी है? हाँ नहीं, चंद्रमा तो बैठे हुए हैं, चंद्रमा तो गुरुजी 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो फिर हम वह नहीं पूछ रहे हैं, चंद्रमा के साथ में राहु हो या चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ हो। हाँ विश्वकर्मा जी आप बोले। हाँ जी, हमारे लग्न में 7 नंबर की राशि है, इसमें चंद्रमा और राहु दोनों साथ में बैठे हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर देखा जाए, अगर लग्न में ही 7 नंबर की राशि हो गई, चाहे कहीं भी 7 नंबर की राशि हो, लेकिन लग्न को ही आधार मानते हैं हम लोग। यदि लग्न में यहाँ पर 7 नंबर की राशि है और यहीं पे चंद्रमा है, 7 नंबर की राशि यहीं पे है, यहीं पे चंद्रमा है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर की राशि ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ में है, तो यहाँ पर चंद्रमा और राहु चंद्रमा खराब हो गया, 2 कायदों से खराब हो गया। एक तो राहु से युक्त होने के कारण चंद्रमा खराब हुआ, दूसरा चंद्रमा नीचाभिलाषी भी है, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में है उससे अगली राशि चंद्रमा का नीच का राशि है, यहाँ पर चंद्रमा खराब है। अब चंद्रमा खराब हो गया तो अब इनकी मूल त्रिकोण राशि 2 नंबर की है, 2 नंबर की राशि कुंडली के इनके 8वें भाव में पड़ा हुआ है। 8वां भाव क्या है? आकस्मिक सोच का भी है। यह 8वें भाव से कई चीजों का विचार किया जाता है, मृत्यु का भी विचार किया जाता है। तो अब यदि चंद्रमा खराब हो गया और मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर पड़ गया 8वें भाव में, तो बार बार तबीयत खराब होने पर, अगर कभी तबीयत ही व्यक्ति का खराब होता है तो मन में डर सता देता है कि कहीं गंभीर बीमारी तो ना हो जाए, इस प्रकार की मन में शंका, एवं भाव खराब होने के सभी गुण हैं। एवं यदि हम अपने भविष्य के बारे में या किसी भी कार्यों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना ही गूढ़ रहस्य है, यानी कि 8वें भाव का काम है भविष्य के बारे में सोचना, यह 8वां भाव है। तो जो भी आप भविष्य के बारे में सोचते हैं या आने वाले समय के बारे में जो कार्यों के बारे में सोचते हैं, चंद्रमा खराब है तो उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। क्या यह बातें आपके जीवन पर लागू हो पाती है? नहीं। जी गुरु जी, पूरे लागू हैं, बिल्कुल 100%। अच्छा, तो अब यहां से हम लोग समझ गए ना कि कोई भी ग्रह, हाँ कोई, हम लोगों को सभी ग्रहों की नहीं चलता, 1-2 ग्रह से हम लोग उदाहरण चलते हुए हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि विषय वस्तु बहुत, बेसिक की विषय वस्तु बड़ी लंबी हो चौड़ी होती है। अगर बेसिक की आदमी परीक्षा करता है लगातार 6-7 महीने प्रतिदिन क्लास हो, फिर भी समाप्त नहीं होती जहां तक मेरा, तो जल्दी जल्दी में हम लोग समझते चलते हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को समझना चाहिए। यह है क्रियात्मक कारक का परिणाम। अगर मंगल खराब होंगे तो मंगल का मूल त्रिकोण राशि 1 नंबर का है। यदि इसी कुंडली में देखा जाए, मंगल केतु से युक्त है, मंगल केतु से युक्त हो गए, मंगल पर शनि की भी दृष्टि नहीं, शनि की दृष्टि नहीं, मंगल, ये तो यहाँ पर राहु है, यहाँ पर शनि, केतु से युक्त हो गए। अब अंशात्मक मान यहाँ पर राहु का या केतु का दोनों का बराबर होता है, 27-38 है, तो केतु का भी 27-38 और मंगल का यहाँ पर 15-4 है। तो अंशात्मक मान में काफी दूरियां हैं, इसलिए यह ग्रहण योग नहीं बना। अगर यह अंशात्मक मान क्लोज होता तो ग्रहण योग महत्वपूर्ण रूप से बन जाता, तो व्यक्ति के बुद्धि विवेक पे उतनी विकास नहीं होता। या चंद्रमा आ गए थे या मंगल देव नीची राशि के यहीं पे हो जाते तो फिर बुद्धि पर असर पड़ता, क्योंकि मंगल देव खराब हो गए। अब यहाँ पर क्रियात्मक कारक का निर्धारण कहां से होता है कि वह किस भाव का फल देगा, या अच्छा देगा बुरा देगा, वह किस भाव का? तो लग्न की राशि से होता है। लग्न में यहाँ पर 7 नंबर की राशि थी, तभी तो यहाँ पर 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। अगर लग्न की राशि यहाँ पर अगर 9 नंबर का रहता तो क्रियात्मक कारक कहाँ चला जाता? चंद्रमा का 6ठे भाव में चला जाता कि नहीं चले जाता? जी गुरु जी, 2 नंबर लिखा चला है इस जाता वजह गुरु जी। से।
तो क्रियात्मक कारक का निर्धारण कहां से हुआ? लग्न की राशि से हुआ ना। जी गुरु जी। तो हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने क्रियात्मक कारक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ी सी एक बात की चर्चा कर लेना चाहते हैं, तब तक बोर्ड भी साफ कर रहे हैं। सभी ज्योतिष अपने आप में महान है। ज्योतिष कई प्रकार की है। वैदिक ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, लाल किताब है, नक्षत्र ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, प्रश्न ज्योतिष है। कई प्रकार के ज्योतिष है कि नहीं है? कोई किसी विषय वस्तु का ज्ञानवान हो जाता है, हो जाता है, कोई किसी ज्योतिष का विद्वान हो जाता है। लेकिन हम सबों को यह बात समझनी चाहिए, जैसे कि लाल किताब हुआ, जैमिनी ज्योतिष हुआ, नाड़ी ज्योतिष हुआ, अंक ज्योतिष हुआ, प्रश्न ज्योतिष हुआ, रमल ज्योतिष हुआ, वैदिक ज्योतिष हुआ, हम सबों को किसी भी एक ज्योतिष को समझना चाहिए सभी। और एक विषय वस्तु को सही ढंग से समझ लेने के बाद में फिर दूसरे विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु सभी विषय वस्तुओं के बारे में थोड़ा मोड़ा आवश्यक जानकारी हम लोगों को कर लेना चाहिए। यह जो कक्षा हम लोगों की चल रही है बेसिक ज्योतिष की, इसमें जहां तक हमारे पास में ज्ञान है, हम सभी चीजों को समझने समझाने का प्रयास, ज्ञान का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। उदाहरण स्वरूप, हम आप ही के समाज में या हमारे समाज में कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, अगर 10वीं तक पढ़ता है तो सभी विषयों को पढ़ता है। 10वीं से आगे जाता है इंटर में तो कुछ विषय वस्तु छूट जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन में भी कुछ विषय वस्तु छूट जाते हैं, एमए में जाता है तो फिर और कुछ विषय वस्तु छूट जाता है, पीएचडी में जाता है तो और कम विषय वस्तु हो जाते हैं, किसी एक विषय वस्तु को लेके जाना पड़ता है। तो अगर हम पीएचडी किसी एक विषय वस्तु से ही करते हैं, एक टॉपिक से करते हैं, तो बचपन से ही एक टॉपिक क्यों नहीं पढ़ें? लेकिन नहीं, उससे जो होता है सार्वभौमिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है व्यक्ति का। इसलिए सभी ज्योतिष के बारे में हल्का फुल्का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। अब जिस भाव का हम विचार करें, हम यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि हम जिस भाव का विचार करें, अब यहीं पे यदि हम लोग लग्न का विचार कर रहे हैं, यदि हम लोग लग्न का विचार कर रहे हैं तो लग्न में कौन सी राशि है? धनु राशि। धनु राशि। तो यह धनु राशि क्या किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि है? जी, गुरु ग्रह, देव बृहस्पति का है। तो जिस भाव का हम लोग विचार करें, अगर उस भाव में अगर किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि है तो उस ग्रह का को देखना आवश्यक हो जाता है। यह भी शिक्षा हम लोगों को मिली, क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले विश्वकर्मा जी की कुंडली थी, तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि पड़ी थी, चंद्रमा खराब था, तो यहाँ से फल बुरे मिले। तो जब 8वें भाव का विचार अगर करते हैं तो चंद्रमा अगर लग्न में था तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, चंद्रमा का दृष्टि यहाँ है, लेकिन चंद्रमा का विचार किया गया है तो फल जिस प्रकार के देखने को मिले, दिखे हैं कि नहीं दिखे हैं? दिखे गुरु जी, दिखे हैं। तो हम जिस भाव का विचार करें, अगर उस भाव में किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि है तो उस मूल त्रिकोण राशि के स्वामी को भी देखना आवश्यक हो जाता है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। अब स्थिर कारक के बारे में हम लोगों ने सबसे पूर्व में चर्चा कर लिया कि स्थिर कारक अस्थायी कारक होते हैं। हम लोगों ने क्रियात्मक कारक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग चर कारक के बारे में पढ़ेंगे और भाव कारक के बारे में यदि समय मिलेगा आज की कक्षा में तो हम लोग करेंगे, और नहीं तो हम लोग आने वाली कक्षाओं में चर कारक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कल की कक्षा में राशियों की दृष्टि पर हम लोगों ने कक्षा आयोजित किया था और राशियों की दृष्टि पर भी हम लोगों ने पढ़ने समझने का प्रयास किया था कि राशियों की दृष्टि हम लोग कैसे देखते हैं।
तो चर कारक जो होता है यह जैमिनी ज्योतिष का विषय वस्तु है, यह ग्रहों के अंशों के आधार पर निर्धारित होता है। किस चीज के आधार पर निर्धारित होता है? अंशों के आधार पर। आजकल की जितनी कुंडलियां कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर से जनरेट कीजिएगा तो वहां पे सभी कुछ लिखा हुआ रहता है। जेमिनी के बारे में भी कुछ ना कुछ राशियों की दशाएं दी गई रहती है, जेमिनी ज्योतिष का वह कारकत्व तो दिया गया रहता है। हम लोग आने वाले समय में उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि कहाँ पे वह दिया गया रहता है, ये आप लोग समझते भी हैं। अब अंशों के आधार पर यह कैसे बनता है सो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सबसे अधिक अंशों का होता है वह आत्म कारक होता है, आत्मा का, यानी कि लग्न का कारक हो जाता है सबसे अधिक अंशों का। यहाँ पर देखा जाए सूर्यदेव 17 अंशों के हैं, 17 41 है, चंद्रमा 25 है, यहाँ 15 है, 13 है, 11 है, 4 है, 7 है। फिर हम लिख लेते हैं सूर्यदेव 17 अंशों के हैं, चंद्रमा 25 58 है तो 26 मान लीजिए, मंगल 15 4 है 15 ही लिखते हैं, बुध देव 13 36 है 13 लिख लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति 11 11 है 11 लिख लिए, शुक्रदेव 4 37 है, यहाँ पर कुछ शुक्रदेव के सामने 4 लिख लिए, गुरुदेव ये हो गए, बुधदेव ये हो गए, ये शुक्रदेव 4, शनिदेव 7 44 है तो 8 लिख लेते हैं। चलिए हो गया। सभी अंश अलग अलग हैं, सभी अंश अलग अलग हैं। अलग अलग। कभी कभी ऐसी स्थितियां दिखती है कि दो ग्रहों का अंश समान हो जाता है, तो यदि 17 किसी एक ग्रह का हो 17 54, किसी दूसरे ग्रह का अगर है, अगर किसी दूसरे ग्रह का 17 48 हो गया, तो फिर दोनों का अगर मान यहाँ बराबर हो तो फिर इसको देखेंगे, यहाँ 48 है तो कम हो गया, 54 वाला ज्यादा हो गया। इस प्रकार से किस ग्रह का अंश कम है, किस ग्रह का अंश ज्यादा है, तो यदि अंशात्मक मान बराबर हो तो हम कला को भी, या अंश के बाद में इधर मिनट भी लोग बोल लेते हैं कि इतने आदमी या अंश है तो या कला हो गया, कला में जो अधिक होगा उसका मान अधिक हो जाएगा। मतलब किसका मान अधिक है, अंशात्मक मान किसका अधिक है, इसको तो समझने में परेशानी नहीं होगी ना। नहीं गुरुजी। तो यदि अंशात्मक मान का अंतर काफी ज्यादा हो तो फिर यहाँ पर कला विकला देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिसका सबसे अधिक अंशात्मक मान है वह आत्मकारक होता है। तो अब यहाँ पर देखें सबसे अधिक मान किसका है, चंद्रमा का है, 26 अंश है। जी। तो चंद्रमा क्या हो गया, यह आत्मकारक हो गया। और आत्मकारक का पहला भाव होता है, जो उससे अंश में कम होता है। अब 26 की तो बात समाप्त हो गई। अब 26 से कम यानी कि सेकेंड टॉपर कौन है इसमें, अब जो बच गया उसमें सबसे अधिक कौन है, तो यह 17 हो गया सूर्य ना, 15 कम है, 13 कम है, 11 कम है, 4 8 कम। तो सूर्य देव क्या हो गए, अमात्य कारक। सूर्यदेव क्या हो गए, अमात्य कारक हो गए। सूर्यदेव अमात्य कारक। अमात्य कारक को धन कारक भी कहते हैं। यहाँ के हो गए स्वामी। अब सूर्यदेव पिता के कारक, यहाँ पर इस कुंडली में क्या हो गए, धन के कारक हो गए। चंद्रमा माता का कारक है, यहाँ चंद्रमा क्या हो गया, आत्मा का कारक है। अब जिसका अंश, अब 17 की बात समाप्त हो गई, अब 17 26 समाप्त हो गया। अब तीसरा जो सबसे टॉपर है, जिसका अंश सबसे अधिक है, वह क्या होता है, वह भ्रातृ कारक हो जाता है।
तो यहाँ पर 15 है, संयोग से मंगल ही बने। किसी भी ग्रह का कम ज्यादा हो सकता है, किसी भी ग्रह का कम ज्यादा हो सकती है। कब कब किसी कुंडली में मंगल देव ही सबसे नीचे आ जाएंगे, किसी की कुंडली में मंगल देव सबसे अधिक अंशों वाले हो सकते हैं। वह तो कुंडली के ऊपर में निर्भर करता है। तो यहाँ पर यह भ्रातृ कारक हो गया। तो भ्रातृ कारक तीसरे नंबर का भ्रातृ कारक। हाँ जी, इससे सहोदर छोटे का विचार किया जाता है, बल का विचार किया जाता है, प्रयास का बल हुआ, प्रयास हुआ इत्यादि। अब जो चौथे नंबर पर होगा, वह मातृकारक हो गया, माता का कारक। तो चौथे नंबर पर कौन है? यह 13 नंबर वाली। अब 13 नंबर वाली कौन कौन? यह बुध देव। बुध देव वैसे बुद्धि के भी कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो बुध देव समस्याओं के भी कारक। शनिदेव आयु के कारक हैं, तो दुखों के भी कारक। तो इस उदाहरण कुंडली में जैमिनी ज्योतिष के अनुसार माता का कारक बने कौन? मातृकारक बुधदेव बन गए। अब उससे भी जो कम होगा, जिसका अंश, वह पुत्र कारक हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए 13 के बाद में 11 अंश देव गुरु बृहस्पति की है, तो यह पुत्र कारक होगा, संतान कारक हो गया, पुत्र कारक हो। जो 5वें नंबर पर होता है पुत्र कारक, विद्या कारक, उससे जिसका अंश कम है। अब यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर है जो सबसे कम है, और 11 से कम तो यहाँ पर है शनिदेव का 8 है ना। 6ठे नंबर पर तो यही हुआ ना, 7वें नंबर पर हो गया। तो जो 6ठे नंबर पर होता है उसे दुखों का कारक यानी कि ज्ञाति कारक कहते हैं। और जिसका अंश सबसे कम होता है, यहाँ चौथे में माता का कारक कौन बना? तो बुधदेव बन गए। यहाँ पर गुरुदेव बने, और 6ठे नंबर पर यह शनिदेव हो गए जो ज्ञाति कारक बने, यानी कि 6ठा भाव। और 7वां भाव जो सबसे कम है वह क्या हुआ? यह कलत्र कारक कहिए, दारा कारक कहिए, या पुरुषों के लिए पत्नी कारक कहिए। यानी दारा कारक हुआ, कलत कारक हुआ, जीवन साथी कारक हुआ, पुरुष का कुंडली हो या महिला के। यह इस प्रकार। अब इसमें सभी का दायित्व तो बदल गया। जहां चंद्रमा माता का कारक है, यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति स्वयं का कारक हो गया, आत्मा का कारक हो गया। सूर्यदेव जहाँ पिता के कारक हैं, इस कुंडली में जैमिनी ज्योतिष के अनुसार धन के कारक हो गए। मंगल देव यहाँ ठीक ठाक रह गए, अंशात्मक मान के अनुसार मंगल देव भाई के कारक भी बने और बल प्रयास के भी कारक बन गए। चंद्रमा माता का कारक होता है, जैमिनी ज्योतिष के अनुसार बुधदेव माता के कारक बने। देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान पर है अंशात्मक मान से। अगर इनका अंशात्मक मान कम या ज्यादा होता, अगर यही 8 अंश अगर देवगुरु बृहस्पति का होता तो ज्ञाति कारक हो जाते, दुखों के कारक हो जाते। और 11 अंश अगर शनि का होता तो शनि देव क्या हो जाते? पुत्र एवं विद्या के कारक बनते। लेकिन अब शनि देव दुखों के कारक हैं। बुध देव वैसे बुद्धि के भी कारक हैं, दुख के भी कारक हैं। तो दुख के कारक हम इसलिए बुधदेव को कह सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति को जितनी दुख, ज्ञाति कारक को दुख का कारक कहा जाता है, समस्या देने वाला। तो व्यक्ति के जीवन में अधिकांशतः समस्याएं कहां से उत्पन्न होती है? वाणी से, बोलने से। वाणी से ही। इसीलिए वाणी से ही सब कुछ अच्छा या बुरा। तो बुध को
ज्ञाति कारक कह सकते हैं इसे। राहु देव जहां तक है तो राहु देव ज्ञान के कारक हैं, आकस्मिक ज्ञान देते हैं ये, हालांकि समस्या भी देते हैं। तो समस्या जो है ना वो अस्थिरता के कारण होता है, लेकिन राहु का मुख्य काम ज्ञान देने का भी, आकस्मिक ज्ञान यह देने में बड़ी जल्दी दे देते हैं। केतु देव मोक्ष के कारक हैं वैदिक ज्योतिष। हाँ, जैमिनी ज्योतिष में राहु एवं केतु को कुछ अधिकार कारकत्वों को नहीं मिला। हाँ, यदि दो ग्रह समान अंशों के हो जाएं, यदि कोई दो ग्रह समान अंशों के हो जाए, यदि कोई दो ग्रह समान अंशों के, जैसे कि देव गुरु बृहस्पति 11 अगर मंगल भी 11 का हो जाता है तो फिर ये दो ग्रह एक ही प्रकार के कारकत्वों को निभाएंगे, तो फिर राहु को ले लिया जाता है। राहु के अंशात्मक मान को हम लोग ले लेंगे, राहु को लेकर के फिर 7वां बना देंगे। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक बार खाता के बाद क्या बताया था आपने? क्या? खाता के बाद हाँ, भ्रातृ कारक के बाद में मातृ कारक, फिर पुत्र, फिर पुत्र कारक, उसके बाद फिर ज्ञाति कारक, उसके बाद में कलत्र कारक कहिए या दारा कारक कहिए, यानी या जीवन साथी कारक कह लीजिए, जो 7वें। गुरुदेव एक अंश का अंतर होगा तो भी अंतर आ जाएगा ना? हाँ जी। अच्छा, ज्ञाति कारक जो है यह समस्या देता है। अब हमने कल की कक्षा में आप लोगों को कहा था, अब आप लोग अपने अपने कुंडली से मिलाकर देखिए कि आपके ज्ञाति कारक कौन से ग्रह बन रहे हैं। चंद्रमा। अच्छा, जिसके ज्ञाति कारक चंद्रमा है उनको जीवन में समस्याएं आती ही आती है। तो किस प्रकार से आती है? तो भावना में बह जाने के कारण समस्या। अगर किसी व्यक्ति से आप नाराज हो रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको नुकसान कर रहा है, कल होकर के पुनः आ जाता है, तो आप बड़ा जल्दी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, माफ कर देते हैं, फिर उसकी बातों को मान लेते हैं, फिर नुकसान होता रहता है। इस प्रकार से समस्या आने की संभावनाएं बनती। क्या बातें सही है? जी गुरुदेव बिल्कुल सही है। तो फिर हो गया ना। चंद्रमा अगर आपके ज्ञाति कारक है तो चंद्रमा भावना का कारक है, तो भावना में बहकर थोड़ा नुकसान हो जाना। और कोई सदस्य बोले? मंगल होगा तो क्या गुस्से से नुकसान होगा? हाँ, अगर ज्ञाति कारक जिसके मंगल हैं तो बिना बात का गुस्सा कर लेगा। और कोई व्यक्ति अगर अच्छा भी बात बोल रहा है लेकिन प्रत्युत्तर में गुस्सा के साथ में बोलेगा, वह व्यक्ति नाराज होकर के चला जाएगा, फायदा नहीं। गुस्सा के कारण बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसी स्थितियां बनती है? गुरुजी थोड़ी सी। हाँ, तो अगर शुभग्रह की दृष्टि पड़ रही है थोड़ा कम, अगर शुभग्रह की दृष्टि नहीं पड़े तो। और किसी भी ग्रह व्यक्ति के अलग अलग ज्ञाति कारक हो, किसी के तो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति, तो आपको यह देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक। वैसे सामान्यतः सीखने सिखाने के। तो आप जो है दूसरे किसी को कोई बगैर नहीं भी पूछता है फिर भी आप सलाह देते हैं, और सलाह देते हैं और वह बात पर अमल नहीं करता, जिसके कारण आपका वजन वेट थोड़ा सा कम भी होता है। अगर आप बगैर पूछे किसी को सलाह देंगे तो क्या आपकी मान मर्यादा उतनी बढ़ेगी? नहीं। और वह अमल भी नहीं करता। और साथ ही यदि आप किसी दूसरे को सुझाव देते हैं बगैर मांगे हुए, तो आप बड़े मनोयोग से देते हैं, यानी कि उस समय आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। स्वयं को भूलकर उसके फायदे के लिए आप काफी कुछ बोलते हैं, लेकिन सामने वाला उस पर अमल ही पूरा नहीं कर पाता ना। जी गुरुजी। इसके कारण समस्या। तो जिसके जो ज्ञाति कारक होते हैं उनके कारकत्वों का दुरुपयोग न करना चाहिए या फिजूल नहीं कर। जैसे चंद्रमा ज्ञाति कारक हुआ तो हम ज्यादा मोह ममता में नहीं रहेंगे। हाँ, ममता प्रधान व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो,
अगर मंगल ज्ञाति कारक हैं तो अकारक क्रोध न करे, गुस्सा न करे। यदि ज्ञाति कारक देवगुरु बृहस्पति हैं तो किसी को सुझाव सलाह न दे। देना अवश्य है, लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ किसी भी विषय वस्तु के बारे में सुझाव आपसे मांगता है तो आप उसे सुझाव अवश्य दें। लेकिन यदि सुझाव नहीं मांगता है तो आप अपने में मस्त रहें। गुरुजी बस शुक्र का और सूर्य का भी बता दीजिए। ठीक है, यदि ज्ञाति कारक, अच्छा सभी ग्रहों का बता देते हैं, जब चल रही तो फिर इसके लिए विषय वस्तु छोड़ना अच्छा नहीं है। तो किस किस ग्रहों पर चर्चा हो गई? तो चंद्रमा पर चर्चा हो गया, मंगल पर चर्चा हो गया, देवगुरु बृहस्पति पर चर्चा हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। अब सूर्यदेव, अगर सूर्यदेव जिसके ज्ञाति कारक बनते हैं, यह अनावश्यक रूप से अधिकार जताना, अनावश्यक रूप से अधिकार जताने के कारण, जहां पर आपको अधिकार बतलाने की जताने की जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, वहां भी आप अधिकार जताते हैं और वह व्यक्ति उस अधिकार को नहीं मानता जिससे लोगों से मनमुटाव होती है। क्योंकि सूर्यदेव अधिकार के कारक, अधिकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव मान मर्यादा प्रतिष्ठा के भी कारक है। यदि बुधदेव ज्ञाति कारक हैं तो अनावश्यक रूप से बातचीत करने से, बिना बात का ही बात शुरू कर लेना, बोल लेना, बात है 2 लाइन में समाप्त हो जाने वाली है, बिना मतलब का भूमिका बांध के बात को, एक बात को मतलब 2 मिनट की बात को 10 मिनट कर लेना, जिसके कारण आप जितना अधिक से अधिक बातें बोलेंगे उतना ही अधिक से अधिक आपके बातों से समस्याएं निकल सकती, ऐसा हो जाता है। यदि शुक्रदेव आपके ज्ञाति कारक बनते हैं, यदि शुक्रदेव आपके ज्ञाति कारक बनते हैं तो शुक्रदेव क्या है? भोग विलास, आराम है, सुंदरता है। तो ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची हो जाते हैं, धन संचय नहीं कर पाते हैं। और समस्या कहाँ से आ जाता है? यदि किसी के पास में बाइक है, शुक्रदेव ही क्या है? ज्ञाति कारक बन रहे हैं, बाइक है, 5 साल हो गया चलाते हुए, ठीक ठाक है, किसी चीज की उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खराबी भी नहीं है, लेकिन मतलब छोड़, पुराना हो गया, ओल्ड मॉडल हो गया, मार्केट में नई मॉडल आया है, इसको बेचो, नई मॉडल लाओ। तो आज से 5 साल पहले उसने 75,000 80,000 का खरीदा, अब बेच लेगा 20,000 रुपया में, फिर खरीदेगा 1 लाख रुपया में, 80,000 तो यहीं गए। बिछावन का चादर ही है, ठीक है, फटा भी नहीं है, पुराना भी नहीं हुआ, रंग थोड़ा इधर से उधर हो गया, कहीं दूसरी जगह गया, दूसरे के बिछावन के चादर को देखे बहुत अच्छा सुंदर लगा, चलो भाई यह भी खरीद लेते। यानी कि शौक पे फिजूल खर्च कर लेना। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु और, जी, हो गई। और यदि किसी के ज्ञाति कारक अगर शनिदेव बन रहे हैं तो शनिदेव क्या है? सेवक हैं। यह बड़े व्यक्तियों के सामने से जाने से कतराएगा व्यक्ति, बड़ा यानी कि अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मेल जोल थोड़ा कम ही रखेगा। अपने से अधिक जानने वाला जो है, जैसे अधिक विद्वान है, अधिक प्रतिष्ठित है, अधिक सब चीज में, यहाँ धन की बात नहीं है, बात धन की नहीं है, क्योंकि धन से प्रतिभा नहीं होता। धन से प्रतिभा होता है? नहीं गुरु जी। ज्ञान से प्रतिभा होता है या धन से? ज्ञान से। ज्ञान से। तो अपने से अधिक ज्ञानवान या अपने से अधिक पहुंचा मतलब कि अधिक जिसका जान पहचान हो, वैसे व्यक्ति के सामने में जाने से व्यक्ति कतराता है या नहीं जाना चाहता, शिकन सी महसूस होती है, या शर्म थोड़ा लगता है, या ये सोचता है कि मैं कैसे वहां पर जाके बैठूं, अकेला रहना पसंद करता है। एवं जो ऐसे व्यक्ति से जो छोटा होता है, जिसके ज्ञाति कारक शनिदेव होते हैं, अगर मान लिया कि हमारे ही ज्ञाति कारक शनिदेव, तो हमारे पास में जितना ज्ञान है उससे कम ज्ञान वालों के पास में हम ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो जब कम ज्ञान वालों के पास में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, यही समस्या है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के शरीर से तरंगे निकलती रहती है।
तो हमारे अंदर से जो ऊर्जा निकल रहा है वो हम अपने से कम प्रतिभाशाली के पास में जाएंगे तो हमसे तो उसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि हमारी तरंगे उसमें समाहित है। तो उसके भी शरीर से जो तरंग निकल रही वो कम पावर की है, वो हमारे शरीर में आया तो हमारे प्रतिभा को डाउन की। तो हमको आगे बढ़ने के लिए हमसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास में समय बिताने का प्रयास करना चाहिए, यदि हमारे शनिदेव ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक ग्रह जो भी बनते हैं आपके, आप कपड़ा हो चाहे किसी भी चीज हो, अधिक उसी रंगों से आपका शौक होता है, यानी कि मन करता है। अब जिसके चंद्रमा है, चंद्रमा का रंग क्या होता है? सफेद टाइप का होता है। किसी का ज्ञाति कारक मंगल देव हैं तो उसे लाल थोड़ा पसंद है। जिसके देव गुरु बृहस्पति हैं पीले कपड़े ज्यादा पसंद है। बुध देव हैं तो थोड़ा हरा रंग थोड़ा उसे ज्यादा पसंद है। आप लोग अपने अपने ज्ञाति कारक को पहचाने, देखें कि क्या उस ग्रह से संबंधित रंग से आपको ज्यादा लगाव है या नहीं है। हाँ जी, बोला जाए। शायद हमारी आवाज को आप, हाँ जी जी गुरु जी, लाल रंग पसंद आता है। हाँ, क्योंकि ज्ञाति कारक आपको मंगल दे। तो ज्ञाति कारक ग्रहों के रंग की वस्तु, रंग की वस्तु से थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, परहेज करना चाहिए। ज्ञाति कारक ग्रहों के रत्न, अंगूठी, नगीने इत्यादि न पहनना चाहिए। यहाँ पर यह बातें साबित होती है कि ईश्वर ने हमारे लिए अच्छे बुरे चीज सभी बना रखे हैं। हमारा पसंद वही जाता है जो हमें नुकसान करता है। जो हमें आगे बढ़ाने वाला चीज है, जो वस्तु है, उसको हम ग्रहण नहीं करना चाहते, और जो हमें रास्ता खराब करना चाहता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे बच्चा है पढ़ने, तो कहिएगा पढ़ने के लिए तो जल्दी नहीं पढ़ेगा, नहीं बैठेगा। कह दीजिए ना कि यहाँ क्रिकेट खेलने जाओ, तुम्हारा एक मित्र आया था, तो अपना सभी काम छोड़ देगा, कल होकर के इस स्कूल में जाकर के 4 डांट खा लेगा, होमवर्क पूरा नहीं करेगा, लेकिन चल देगा क्रिकेट खेलने। स्कूल में बहाने बना लेगा कि कल जो था ना शाम में सर दर्द कर रहा था इसलिए हमने होमवर्क नहीं बनाया, याद नहीं किया। लेकिन शाम में अगर हल्का सा इशारा मिल जाए तो क्रिकेट खेलने चला जाएगा, या यार दोस्तों में समय बिता लेगा, मनोरंजन कर लेगा, गेम खेल लेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसी बिल्कुल होता है गुरु जी। तो जिन चीजों से हमें नुकसान होता है वो हमें क्षणिक आनंद देते हैं, हमारा झुकाव उसी तरफ चला जाता है, और जो हमें लंबे दिनों तक सुख देने वाले होते हैं उसके तरफ हमारा झुकाव लगाव कम होता है। यह प्रकृति का नियम। गुरुजी, जैसे ये पता चल गया कि इन चीजों से लगाव नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन सा कार तत्व है जिससे लगाव, जिसकी चीजों को यूज। अभी देखिए अब आप लोग अपने अपने ग्रहों को पहचानिए कि आपके ज्ञाति कारक ग्रह कौन है। अब यदि आपके मंगल देव ज्ञाति कारक ग्रह हैं तो कुंडली के किस भाव में है? जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल देव, अगर आपके कुंडली में मंगल देव ज्ञाति कारक बन रहे हैं तो वह कुंडली के किस भाव में है? पहले भाव में। पहले भाव। तो अगर ज्ञाति कारक हो करके अगर यह पहले भाव में है तो पहले भाव का काम आपको अच्छा लगता है, यानी कि आप अपने व्यक्तित्व, पहला भाव अपना निजी व्यक्तित्व होता है। हमारा व्यक्तित्व कैसे ऊपर बढ़े, कैसे अच्छा रहे, हम प्रभावशाली कैसे बने, इसी के पर आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा रहता है। अन्य कोई व्यक्ति बोले कि उनके ज्ञाति कारक ग्रह कौन है और किस भाव में है? बृहस्पति लग्न में है। तो लग्न वाली तो बात हमने कही दी, किसी अब दूसरे भाव की बात कीजिए। सप्तम में रवि ग्रह अष्टम स्थान। हाँ जी, रवि ग्रह अष्टम स्थान। अष्टम भाव। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव नई चीजों का खोज है, नया सोच है, और
काफी गूढ़ रहस्यों की जानकारी वाली है। तो आपके सामने जो भी विषय वस्तु आता है, जो भी प्रश्न आता है, उसके आप जड़ तक जाना चाहते हैं, जड़ तक जानना चाहते हैं। जो विषय वस्तु आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उसके जड़ तक। ये नहीं कि ऊपर ऊपर हल्का फल्का सीख लिए काम चल गया, वैसी बातें नहीं। आप उसके पूरे अंदर तक जानना चाहते हैं कि आखिर वास्तविकता ऐसा है। जी गुरुजी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आपका ज्ञाति कारक ग्रह कुंडली के जिस भाव में होता है, उस भाव के कार्य को करने में आपका ज्यादा लगाव होता है। बातें स्पष्ट हुई? इससे यह होता है कि यदि आप ज्ञाति कारक ग्रहों को पहचानते हैं और पीडीएफ में भी अगर देख लेते हैं ज्ञाति कारक ग्रह को, तो फिर देखें कुंडली के वह किस भाव में है, तो आप व्यक्ति को, सामने वाले को बोल सकते हैं कि आपका फलाने कार्य में अच्छा मन लगता है। यदि 10म भाव में हो तो कोई भी काम उसको करने में बड़ा अच्छा मन लगेगा, काम में लापरवाही नहीं करेगा, बड़े मनोयोग से करेगा। 4थे भाव में होगा अगर ज्ञाति कारक, तो 4थे भाव से क्या है, भूमि भवन मकान है इत्यादि, इन सभी चीजों पर उसका थोड़ा सा, इसका विकास कैसे हो या ठीक ठाक कैसे रहे, इसका थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा। 5म भाव में है तो पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा, संतान के लिए कुछ जोड़ ले, इसके प्रति जिज्ञासा इत्यादि इत्यादि। अगर ज्ञाति कारक ग्रह 11वें भाव में है तो 11वां भाव आय का है, तो हमारा आय किस प्रकार से बढ़े, आय के साधन एक आध दो और कैसे बढ़ा ले, उसकी चिंता या उस पर फोकस करना। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। जी यदि सप्तम में हो तो 7म में साझेदारी है, और साझेदारी ही नहीं, जीवन साथी भी है, पत्नी भी है, पति भी है। यदि वही ज्ञाति कारक वहां पे है तो 7म भाव से संबंधित एक दूसरे की बातों का पूरक बनना, एक दूसरे का ख्याल रखना, उनकी बातों को थोड़ा ज्यादा मान लेना, उनका ख्याल रखना, उन्हीं के बारे में विशेष सोचना। या साझेदारी करके कोई काम आगे करना, यानी कि साझेदारी के साथ में या एक दूसरे का सहयोग लेकर काम करने में आनंद आना। किसी भी विषय वस्तु पर ज्यादा ध्यान जा सकता है। अब एक भाव से तो कई विषय वस्तुओं को देखे जाते हैं ना, तो कोई भी एक विषय वस्तु पे ज्यादा ध्यान होगा। अब मान लीजिए कि दाम्पत्य जीवन अच्छा ना हो, तो हो सकता है कि कुंडली में दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ अशुभ योग बन रहे हैं, यह भी हो सकता है। तो पूरा निष्कर्ष हम लोग पूरी कुंडली देखकर ही कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आई होगी। जो विषय वस्तु कम रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, आप लोग समूह में लिख सकते हैं और पुनः इसी विषय वस्तु पर आधारित कल की भी कक्षा होगी और अभी 2-4 क्लास होगा। तो जहां तक, जब तक हम लोग ग्रहों के बल या ये सब नहीं पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग जितना सीख सकते हैं हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। कल की कक्षा में ग्रहों का, ज्ञाति कारक ग्रहों का उपाय कैसे किया जाए, यदि समस्या दे रहा है तो एक प्रकार का अभ्यास कक्षा कल हम लोग आयोजित करेंगे। सभी सदस्य अपने अपने कुंडली बना लेंगे, कुंडली में ज्ञाति कारक ग्रहों को लिख लेंगे एवं राशियों की दशाएं एवं राशियों की अंतर दशाएं जो कल की कक्षा में हमने बतलाया था उस प्रकार से नोट कर लेंगे।